नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 44वां मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हमने 43 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिए हैं अपने चैनल पर। आप सभी उन सभी मॉक टेस्ट को भी कर सकते हैं। आज आपका 44वां मॉक टेस्ट होगा। बिल्कुल 50 क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कशन करेंगे। 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर किसी प्रश्न में त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उसका उत्तर बताया करिए। बिल्कुल दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना फिर हम 44वां मॉक टेस्ट। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे और ये सभी क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ से लेकर आप सभी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी पीजीटी के, इन सभी से ये लिए गए हैं। तो सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि एमए हिंदी से जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के हों, जेएनयू बीएचयू जामिया डीयू किसी से भी हों, अगर वो एमए हिंदी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट उनको बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मॉक टेस्ट को शेयर करिए। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम 44वां मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट नंबर 44वां का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और आशा करते हैं कि आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो बहुत ही शानदार हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करने जा रहे हैं। 50-50 के 2 सेट होंगे आपके। 100 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर भी बताते रहें। और यहाँ जो हम आपके ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन आपको हम एक बार बताए देते हैं और आपका फाइनल जो आंसर होगा वो हम बताएंगे आपको। जैसे कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा, रघुवीर सहाय, शिव मंगल सिंह सुमन या रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात। समझ गए, ऐसे आपको ऑप्शन लगाना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? जो हमारा 2019 में व्यास सम्मान था, जो हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, वो किसको दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लीलाधर जगुड़ी, ममता कालिया, नारसी शर्मा, सुनीता जैन। तो दूसरे का जो सही विकल्प होगा यहाँ पर आप सब उत्पन्न हो जाएगा, नाचरा शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है हिंदी में, वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसको दिया था, मतलब सबसे पहले किसको दिया था? ऑप्शन है आपके, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, गोविंद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, पद्मा सचदेवा। तो यहाँ तीसरे का आपका सही विकल्प होगा हरिवंश राय बच्चन। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है? जो हिंदी साहित्य अपना, इसके अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार किसे माना जाता है? भारत भारती, ज्ञानपीठ, व्यास या सरस्वती? बताइए चारों में से क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट। तो हिंदी साहित्य में सबसे जो बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है अपने हिंदी डिपार्टमेंट में, वो ज्ञानपीठ माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, बत्तूता का जूता, लाख की नाक मांगू, ये जो दिया है, कृति दी है आपको, 2 कृति दी हैं। एक ये कृति है और ये दो कृतियां हैं इसके अंदर। इस कृति में पूछा गया कि कृतियां हैं किसकी आखिर? 2 कृतियां हैं, कृतियों को आपको जानना है किसकी ये कृति है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सर्वदयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, आलोक जगदीश। तो इन चारों में से सही विकल्प क्या होगा? याद रखना, कोई ट्रिक बना लीजिए कि लाख टाई, 1 लाख की टाई मिल रही है, जूता कितने का मिलेगा पता नहीं, जूते का देखिए कितने का क्या है, जूते का हमें पता नहीं, पर हमें पता है कि 1 लाख रुपए में यहाँ पर हमको टाई मिलेगी, पर जूते का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। जूता कितने में मिलेगा? लाख की टाई मिल रही है, टाई मिल रही है, लाख मिल रहा है। तो ऐसे कोई ट्रिक बना के याद रखेंगे और उसका सही विकल्प याद करेंगे कि इसमें क्या सही विकल्प होगा। ऐसे करा आप ट्रिक लगा के याद करते हैं तो एक आप तो लाइफ टाइम याद रखेंगे, उसे कोई दोहराने की बात ही नहीं कि आप भूलेंगे। समझ गए, इसको याद रहेगा आपके माइंड में। तो 1 लाख की टाई किसने खरीदी, हम ऑप्शन आपको देते हैं। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, जिसको पता है वो तो बहुत बढ़िया। ऑप्शन है आपके, सर्वदयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, आलोक जगदीश, गुप्त। तो मैंने बता दिए पाँचों के 5 ऑप्शन। यहाँ सही जो होगा ये होगा सक्सेना जी। सक्सेना जी बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं और इन्होंने टाई खरीदी थी 1 लाख की। समझ गए।
ऐसे कुछ भी आप याद कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन आ चुका है। छठे में आपको जो जोड़े दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है, जैसे कि नॉट का प्रयोग हुआ है नहीं का, तो उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, और जहाँ नहीं का प्रयोग होता है उसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लिया करिए। छठा क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण, भूषण जी की, शब्द रसायन, देव जी की, परिमाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऊर्ध्व शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए छठे में आपका सही विकल्प क्या है? तो शिवराज भूषण हो गया, शब्द रसायन हो गया, परिमल हो गया, ये ठीक हैं तीनों। पर बात करेंगे डी की, ऊर्ध्व शतक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है, तो मैंने आपको गलत पूछा था, तो यहाँ पे छठे का आंसर हो जाएगा डी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। सात में का सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए। सातवें में सही विकल्प होगा, किसे गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया, राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। किसे दिया? तो मैत्री शरण गुप्त जी को दिया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यते, किसके लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट ये क्वेश्चन। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है आपके नरेंद्र कोहली, कुंवर नारायण, रामदृश मिश्र, नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है आपके, सही विकल्प के मैं आशा करता हूँ। आठवें में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र कोहली। क्वेश्चन नंबर 9, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, रमेश बहादुर सिंह, या सर्वदयाल सक्सेना। कवियों का कवि किसे कहा जाता है 9वें में? तो कवियों का कवि यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह से बताया गया है। 10वां क्वेश्चन है, ये कथन दिया गया है, आपको बताना है कथन है किसका? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। बिल्कुल, भाषा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसने दिया था? बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, या किशोरी लाल वाजपेयी। तो 10वें में सही विकल्प होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, कामता प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन है, हिंदी का आदि हिंदी की आदि जननी कौन है? पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, या प्राकृत। बताइए 11वें में सही विकल्प। 11वें में आपका सही विकल्प होगा, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? क्या लाता है? छंद, काव्य गुण, अलंकार, या रस। 12वें में हल्का सा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लगेगा, पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज में ही रखा गया। तो काव्य गुण, ऑप्शन नंबर सी याद रख लेना। 13वां क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? बताइए। रघुवीर सहाय, सर्वदयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव, या धर्मवीर भारती। 13वें में सही विकल्प होगा धर्मयुग धा से धर्मवीर।
धर्मयुग, धर्मवीर ने जीत लिया। समझ गए, ऐसे याद कर लीजिए। और 14वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे माना जाता है? गद्यकार तो बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 14वें में आपका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? हिंदी का पहला जो प्रथम गद्यकार माना गया वो लल्लू लाल जी को माना गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिश्चंद्र हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। 15वें में आपका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ 15वें में आपका सही विकल्प होगा बाबू श्याम सुंदर दास। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? बताइए, ये सारी दी हुई हैं, आपको इसमें से बतानी है किसकी है। तो याद रखना, यहाँ जितनी भी हैं इनमें से केवल इंदुमती जो हमको दिख रही है, ये हमको एकदम ठीक ऑप्शन मिलेगा, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगाल भाषा से अनुदित है? ऐसा कौन सा मतलब इसमें नाटक दिया गया है जो बंगाल भाषा से अनुदित है? तो जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ना पता हो तो याद करना, ऑप्शन नंबर सी विधा सुंदर इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी, त्यागपत्र, तितली, परीक्षा, गुरु। 18वें में सही विकल्प क्या होगा? प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? 18वें में सही विकल्प है दोस्तों परीक्षा गुरु। 19वां, ये एक मॉक टेस्ट है आप सभी के लिए, जो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि जामिया का बहुत ही ज़्यादा करंट में है, और डीयू के एग्ज़ाम होंगे, और जेएनयू का भी है, बीएचयू का भी। तो कमांड सीसेट जो होने वाला है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे संकलित किया गया है आप सभी के मॉक टेस्ट में। 19वां क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। 19वें में आपका जो सही विकल्प होगा, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद्र जी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। झूठा सच के लेखक कौन है? बताइए, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, कबीर या मैथिली शरण गुप्त। तो 20 का सही विकल्प होगा झूठा सच, यशपाल जी ने कहा था, ऐसे याद रख लीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21वां, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? किस कवि का काव्य संग्रह है? आज्ञे जी, मुक्तिबोध जी, रामविलास शर्मा या भारत भूषण अग्रवाल। तो 21वें में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, बताइए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो आपका ऑप्शन जाएगा आगे जी पे जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आधुनिक काल का ऐसा कौन सा युग है जिससे मैथिली शरण गुप्त का संबंध माना जाता है? छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या शुक्ल या द्विवेदी युग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी की स्क्रीन पर। 22वें में सही विकल्प बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। 22 में आपका सही विकल्प जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं ये द्विवेदी युग से माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, रीति काल का अन्य नाम क्या है? स्वर्ण काल, श्रृंगार काल, उद्भव काल या
संक्रांति काल। 23वें में सही विकल्प होगा ऋतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। 24वां क्वेश्चन यहाँ से आपको दिया गया है, ये दोहा दिया है, मतलब ये दोहा दिया है, आपको बताना है किसके प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं। इसमें ये एक टॉपिक दिया है जैसे कि अंधियारा और दीपक, ये किसके प्रतीक हैं आपको बताना है। थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद रखना ज़रूरी है। चौबीस में दोस्तों याद रखना ज्ञान और अज्ञान का, इसमें अंधियारा और दीपक के प्रतीक माने गए हैं, प्रतीक के रूप में अज्ञान और ज्ञान। 25वें क्वेश्चन में आपको पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये पूछा गया कि निम्नलिखित पंक्तियाँ ये किसकी हैं, सूरदास, रसखान, नंददास या मीराबाई। 25वें में सही विकल्प होगा आपका रसखान। छब्बीसवां क्वेश्चन है हिंदी का कौन सा प्रमुखान कवि एक नेत्र से विहीन थे, एक नेत्र से विहीन थे, बताइए, मतलब एक उनकी आंख में मतलब दिक्कत थी। ईश्वरदास, कुतुबन, शेख नबी, ये जायसी। 26वें में सही विकल्प क्या होगा। 26वें में जो हमारा सही विकल्प जाएगा, एक नेत्र से विहीन थे, तो जायसी जी थे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना बिल्कुल। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, रहीमदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या तुलसीदास। तो 27 में हमारा सही विकल्प होगा कबीर दास। ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन है, तो ज्ञान श्री जो शाखा है उसके कवि जो हैं वो हैं कबीर दास। 28वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। 28वां क्वेश्चन है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था। जो कबीर जी ने समाज सुधार के अंतर्गत जो उपदेश दिए थे और कौन कौन से वो उपदेश हैं और उसमें से जो सा उपदेश नहीं दिया उन्होंने उनके द्वारा, वो आपको इसके अंदर चयनित करना है। जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध करिए, जाति प्रथा का खंडन कीजिए, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन करिए। तो ऐसा है, मतलब क्या क्या उन्होंने समाज सुधार दिए थे, उपदेश दिए थे, जो किस में से नहीं है। तो इसमें 28 में सी इसका विकल्प होगा, स्त्री पुरुष की समानता, बाकी सब ठीक हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, 29वां क्वेश्चन। कुल 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही कम समय में आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपका 25 मिनट में हम पूरे 50 क्वेश्चंस आपके करवाने के पूरी जिम्मा रखते हैं, और 25 मिनट आपके ऐसे होने वाले हैं जिसमें कि क्वेश्चंस की भरमार होगी और क्वेश्चंस देखना है, करना है और समझना है आखिर क्या क्वेश्चंस आ रहा है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट होगा, आप सभी के परीक्षा हॉल से आपको अवगत कराएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्लस में जब जेएनयू की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी को कथन निष्कर्ष, जो कथन निष्कर्ष नहीं कहेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ वाले, उन सभी के लिए एक अलग से जो टेस्ट पूरा बनाया जाएगा, मॉक टेस्ट बनाया जाएगा, तो उसमें उन क्वेश्चंस को भी ऐड किया जाएगा जो यूजीसी नेट वाले हैं। जो यूजीसी नेट वाले जो क्वेश्चंस आने लग गए हैं आपके जेएनयू के एग्ज़ाम में, आप सभी जब जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे लास्ट ईयर का, तो उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं नेट वाले, उनसे डायरेक्ट ताल्लुकात रखते हैं, तो उन सभी को भी हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे आपके जो जेएनयू का एग्ज़ाम जब होगा। तो यहाँ हम मिक्स क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टशाप का कवि है। तो बहुत देर से आपकी स्क्रीन पे था और आप सभी ने आशा करते हैं लगा लिया होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सूरदास। 30 भी लगा लिया होगा आप सभी ने आशा करते हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी या दोस्तों शधुकड़ी।
बिल्कुल आप सभी जानते हैं सधु कड़ी इनकी भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी। 50 में से जो आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब किसी का कमेंट बॉक्स में स्कोर मतलब ठीक ही आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत निकल गया है और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होते रहे थे, आपकी तैयारी भी बढ़िया थी, तो इसलिए स्कोर अच्छा रखिए आप सभी। कम स्कोर ना रखिए। 50 क्वेश्चंस अगर आपको कराए जाते हैं तो मेरे हिसाब से 30 तो प्लस आप सभी का स्कोर रहना चाहिए। और जिनका 40 से ऊपर स्कोर रहता है तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन है। और ड्यू जैसे यूनिवर्सिटी में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका बहुत अच्छे रैंक से नंबर आ जाएगा और एक अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है अगर आप 40 से 45 तक क्वेश्चन कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट में। एक मैं आपको वो भी आइडिया दे देता हूँ। 31वां क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा गया कि प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं उनके रचयिता कौन हैं। कबीरदास जी, रामानंद जी, जयसी जी या तुलसीदास जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आया हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सटीक उत्तर होने वाला है। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 32वां 33वां एक साथ आ चुके हैं। 32वां क्वेश्चन है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है और आदिकाल की रचना। 32 पे में आपका सही विकल्प क्या होगा। रस का सम्राट कहा जाता है वात्सल्य रस को, शांत रस को, श्रृंगार रस को या भक्ति रस को। 32 का बिल्कुल सटीक उत्तर चाहिए आपसे, तो वात्सल्य रस ऑप्शन नंबर ए याद रखना दोस्तों। 33वां मैंने आपसे पूछा था आदिकाल की रचना इन चारों में से। तैंतीस का सही विकल्प है दोस्तों, आदिकाल की जो रचना है वो है खुमान राशो। बिल्कुल एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इंडियन प्रेस, नगरीय प्रचारणी सभा या राष्ट्रभाषा परिषद। तो 34 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, नगरीय प्रचारणी सभा। क्वेश्चन नंबर 35वां, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम सर्वाधिक उपयोग किए। किसने काल विभाजन के कवियों में नाम सर्वाधिक उपयोग किए थे। मिश्र बंधु, हरिऔध, ग्रियेशन, श्याम सुंदर दास। तो 35 में आपका जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा मिश्र बंधुओं पर। देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36वां क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। ऐसा कौन सा इसके अंदर दिया गया है, बताइए कौन सी रचना है। चार ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं हम, ये हैं आपके चार ऑप्शन। तो बिल्कुल यहाँ जो सही विकल्प होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से एक ग्रंथ बना दिया गया था। बिल्कुल। 37वां क्वेश्चन, एंदुई ए हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी ये नामक जो हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम से पूछा गया है। और ये पहले ही चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन है, अगर आप यूजीसी नेट की जब बुक पढ़ रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे या जिसमें भी, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि ये किसका मतलब ग्रंथ लिखा गया है। तो बताइए, आपको मैंने एक वो भी बता दिया कैसे मतलब पूछा जाता है, ऐसे शुरू में ही आपको पूछा गया है। 37 में मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ मैं, जैसे गार्सा तासी, जॉर्ज ग्रेशन, विलियम शेक्सपियर। तो
37 का बिल्कुल ठीक ऑप्शन तो यहाँ पर गारसा तासी हो जाएगा। बिल्कुल एकदम ठीक आंसर होने वाला है। 38वां क्वेश्चन है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या था, बताइए। अड़तीस में बिल्कुल दोस्तों सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों, तो 38 में यहाँ पे हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने फिर हम 40वें क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ब्रजभाषा, लिपि, उपभाषा या क्षेत्रीय भाषा? 40वें में सही विकल्प है आपका उपभाषा बन जाती है वो, ऑप्शन नंबर बी। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। 41वां क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, मगही, ब्राचड़ या शेरशैनी? 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषाई राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं है? 42वें में बिल्कुल महाराष्ट्र एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, पद, वाक्य, शब्द ध्वनि? बहुत ही जैसे कह सकते हैं व्याकरण के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले, जो कि हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 43 में सही विकल्प होगा, भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो शब्द होती है, याद रखना दोस्तों। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सीवसेट होने वाला है। सीवसेट में जो क्वेश्चंस होंगे वो व्याकरण के जरूर होंगे, इतना क्योंकि जो पहले एग्जाम हुए हैं वहाँ पे व्याकरण भी पूछी गई है और यहाँ पर व्याकरण जरूर होगा आपका। देखिए आपका फिर अब 44वां क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी की भाषा कौन सी होनी चाहिए, बताइए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑप्शन, तो 44 में सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 45 में दिया है कि भाषा आखिर है क्या, भाषा है क्या, बताइए। अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है या साझता योग्यता है? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। 45वें में ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46वां देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है, बताइए। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर आपके। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां, कितने कांडों की रचना है रामचरितमानस, कितने कांडों की रचना है? 6, 9, 7, 8, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सटीक आंसर आपका क्या होगा? रामचरित जो मानस है वो कितने कांडों की रचना है?
48 में आपको पता होना चाहिए कि 7 कांड दिए गए हैं, 7 कांड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन यहाँ आपके आ चुके हैं और कंप्लीट आपका 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। 44वां मॉक टेस्ट था, 45वां मॉक टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड होगा आज ही, तो आप सभी बने रहें। जैसे टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप बने रहेंगे तो। 49वां क्वेश्चन है, एकांकी में अनुवृत्ति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वय की गणना की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सटीक उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ जो 49 में आपका करेक्ट आंसर होगा, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्य। और 50 में जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीत काव्य, नाटक, प्रगति या चंपू? बताइए। 50 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उर्वशी क्या है जयशंकर प्रसाद जी की? तो एक चंपू काव्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं और आशा करते हैं आप सभी ने 50 क्वेश्चन करे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बताइए और आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि 45वां मॉक टेस्ट होगा और प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट करना ज़रूरी है। यहाँ आपके 44 से 45 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, प्लस में आपके जो हमारा मेन चैनल है यूनिवर्सिटी अपडेट, वहाँ पर आपके लास्ट ईयर के जो मॉक टेस्ट हैं वो कराए गए हैं और 90+ वहाँ पे वीडियोस आपको अपडेट मिलेंगी, प्रोवाइडेड हैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट की। तो वहाँ उन मॉक टेस्ट को भी करिए और यहाँ पे इनको भी करिए, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बिल्कुल मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।